फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में 13 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित डेट है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 5 लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसमें आप लोगों के बीच में 120 प्रश्नोत्तर मैं करवाऊंगा जो कि इससे पहले आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 1, 2, 3 को 4 को अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए आज का सबसे पहले बेस्ट थॉट क्या देखिए, जिंदगी में असफलता एक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम नहीं है। जरा सांस लीजिए, सीखिए और अपनी कहानी जारी रखें। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 5 है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। आप लोगों को पेपर जो देना 120 क्वेश्चन को देना है, जिसमें आप लोगों को 35 क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग होगा, देन 50 क्वेश्चन आप लोग का मैथ्स जीके जीएस होंगे, देन आप लोग का 35 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन का सीरीज होगा। क्लियर है। और ये जो सेट आप लोग का दिया प्लेटफॉर्म बुक का, इसमें आप लोग को बताना चाहता जम्बलिंग क्वेश्चन नहीं दिया पूरा। शुरू में देखिए सबसे पहले 35 सीरीज, ये जो आप देख रहे हैं 35 सीरीज आप लोगों का सबसे पहले रीजनिंग शो कर रहा है। देन 35 के बाद आप लोग देख सकते हैं क्या शो कर रहा है। देखिए सबसे पहले 32 हो गया। देखिए 35 के बाद आप लोग का मैथमेटिक्स को शो कर रहा है। देखिए मैथमेटिक्स के बाद आप लोग को देखिए 35 से पूरा ये आप लोग का मैथमेटिक्स है, यानी 70 तक आप लोग का ये मैथमेटिक्स जाएगा। देन आप लोग देख सकते हैं आप लोग का 70 के बाद क्या आ चुका आप लोग का जीके जीएस दे रहा। तो ये सब सारे फ्रेंड्स आप लोग को सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा। और आप लोग देखिएगा इसमें करंट अफेयर का भी जो क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें आ चुका है 2025 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कितना था। ये सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। फिर देखिए यूपीएससी के द्वारा किस नाम से नया पोर्टल को लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ों को मैं रिवीजन करा दूंगा। आप लोग को यहाँ से प्लेटफॉर्म बुक का भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग के कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो चलिए, और अभी मैं आप लोग के सामने कुछ करंट अफेयर लाऊँ जो कि मैं खुद पढ़ते समय आप लोग का स्क्रीन किया हूँ। सारी क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर दूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। ये सारे क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए लाऊँ जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंस होंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन किस टाइप से मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कराऊंगा। सारी चीज़ को लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस जो करने आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का जीके जीएस से स्टार्ट करूंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों का 66 आप लोगों का जीके जीएस शो कर रहा। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देन आप लोग को और भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स, फिर आप लोग को रीजनिंग बताऊंगा। क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा 24-25 जून 2025 को, सबसे पहले याद रखें 24 जून और 25 जून 2025 को नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था। देख लिए नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। तो वर्तमान समय नाटो के महासचिव कौन है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया। नाटो का इस बार जो आयोजन हुआ था शिखर सम्मेलन 2025 का, वह नीदरलैंड हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। क्लियर है। आप लोग यहाँ क्वेश्चन पूछा वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है। देन फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ सीखिए मार्क रूट होंगे। नाटो के महासचिव का नाम है मार्क रूट है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं नाटो के बारे में। सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म जानिए। देखिए नाटो का फुल फॉर्म एन फुल होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं उत्तरी अंटार्कटिक संधि समझौता बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। याद है यह यूएसए का नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। यूएसए के नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। इसका गठन जो हुआ था याद रखिएगा 4 अप्रैल को हुआ था, यानी 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। क्लियर है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसमें गठन के समय कुल देश की संख्या 12 था। क्लियर है। और अभी इसमें टोटल संख्या हो गया 32 हो चुका है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को लेटेस्ट आप लोग को 31 और 32 आप लोग को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखा 31 नंबर का जो देश थे एफ फॉर फिनलैंड थे और एस फॉर स्वीडन थे, यानी कि आप लोग को 32वां नंबर जो देश थे वह स्वीडन थे। क्लियर है। और वही बात करें 31 का कौन थे, तो फिनलैंड थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए नाटो के मसौदा अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि किसी एक सदस्य, यानी नाटो के कुल कितने सदस्य होते हैं 32, तो किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो उस सभी सदस्य के देशों पर हमला माना जाता है। क्लियर है। ये इसका कंडीशन होता है। चलिए आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का क्या नाम है। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का नाम है विराज है। क्या फ्रेंड, विराज। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, विराज हो गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ शुभंकर विराज साहस, आत्मबल और समावेशित का प्रतीक है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12वां का संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप
लोग को ध्यान में रखिएगा। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर 2025 में बनाया वह कंगना रनौत को बनाया। किसको बनाया गया? कंगना रनौत को। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कंगना रनौत के बारे में, कौन है ये, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें वृहत स्नानागार पाया गया? फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए वृहत स्नानागार के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग का। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना। चलिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। सबसे पहले लोथल, तो लोथल आप लोग पढ़ेंगे, लोथल आप लोग का गुजरात से बिलोंग्स करता है, तो ए का जो ऑप्शन हो गया 4 में चला गया। रोपड़, रोपड़ जो आता है फ्रेंड पंजाब में आता है, तो हम लोग पंजाब को डिस्कस करेंगे। राखी गढ़ी कहाँ पे आता है? हरियाणा में आता है। देन कालीबंगा कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है। तो इस टाइप से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कीजिए, बी को। लोथल आप लोग का गुजरात में आ गया, रोपड़ पंजाब में आ गया, राखी गढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहे पातशाहनामा की रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फ्रेंड्स याद है पातशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी थे। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बातें करना चाहते हैं बदायूं का, तो बदायूं जो थे वह मुतखब उल तकावी के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है शाहजहानामा के लेखक कौन थे? इनायत खान जो थे ना वह शाहजहानामा के लेखक थे। ये भी आप लोग को याद रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन आता है शाहजहाना नाम का लेखक कौन है? तो इनायत खान थे। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ये तो आप लोगों के लिए बच्चा वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए लाल ग्रह हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ लाल ग्रह के 2 आप लोग के सामने सैटेलाइट है, एक फोबोस है और एक डिवोस है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित प्रसिद्धों में से कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए घास का मैदान अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लानोस घास की मैदान। तो फ्रेंड्स याद रखें लानोस घास का मैदान जो है वह दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। अगेन आई रिपीट, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का नाम होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कंपोज जो होता है वो आप लोग को अफ्रीका में होता है। कंपोज जो घास का मैदान था वो ब्राज़ील में होता है। कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होती है। चलिए और ऑस्ट्रेलिया के जो घास की मैदान से बोलते हैं डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डाउन्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नहीं गुजरती है बात बोल रहा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन लिख रहा है केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए ना तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मैक्सिको होगा। मैक्सिको से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरते। क्लियर है? देखिए भूमध्य रेखा क्षेत्र जो था वह गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए शून्य अंश की अक्षांश रेखा होता है। शून्य अंश की अक्षांश रेखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में होने वाली प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं जिन्हें केल्विन चक्र भी कहा जाता है का अंतिम उत्पाद क्या है जो ग्लूकोज के संश्लेषण में उपयोग होता है? ये तो इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसैरिडाइल ट्रीफॉस्फेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया जिसे केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद G3P कहते हैं, यानी जिसे बोलते हैं ग्लिसराइल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग ग्लूकोज के संश्लेषण में कहते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को बताया था केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के स्टोरवा में होती है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर का संतुलन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशीय गतियों के समन्वय करता है। ऑलरेडी फिर हमारी बॉडी में 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो संतुलन बनाने का कार्य करता है। पहला एक आप लोगों को करते हैं सेरेबेलम करता है। देन आप लोगों का कान भी ये करते हैं। लेकिन अब ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या लिख रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन लिख रहा है आप लोग का प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेंटा या हाइपोथैलेमस। तो देखिए अनुमस्तिष्क को लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेरेबेलम, जो कि मैं बोल दिया था। तो सेरेबेलम आपके शरीर का वो पार्ट्स होता है जो शरीर के संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशी गतिविधियों के समन्वय और मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखिएगा अनुमस्तिष्क। तो फ्रेंड्स अनुमस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? छोटा मस्तिष्क कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो अनुमस्तिष्क को कहते हैं। क्लियर है? और यह जो था प्रमस्तिष्क के पिछले हिस्से के भाग होते हैं।
इसका कार्य क्या क्या होता है, तो संतुलन बनाने का कार्य करना होता है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं हम लोग। देखिए एक इसमें होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये आप लोग का अग्र मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। सबसे पहले आप लोग जानिए अग्र मस्तिष्क का कुल कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, अग्र मस्तिष्क के कुल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग जानिए, एक होता है आप लोग का सेरेब्रम। क्या होता है, सेरेब्रम, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का मेमोरी कार्ड बोलते हैं। क्लियर है। देन इसके बाद होता है थैलेमस। क्या होता है, ये थैलेमस होता है, थैलेमस होता है। देन लास्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये सब सारी चीज़ों को याद रखें, ये सब किसका होता है, ये सारे अग्र मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। चलिए पौधों में स्क्लेरन कायमा उत्तक की कोशिकाएं लिग्निन के जमाव के कारण मोटी भित्ति वाली मृत होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे इसमें सरल अस्थायी उत्तक, जिसमें आप लोग का 3 प्रकार होते हैं। पैरेन कायमा देख लीजिए, पैरेन कायमा, कॉलन कायमा, देन स्क्लेरन कायमा। तो फ्रेंड्स स्क्लेरन कायमा की जो उत्तक होती हैं उसमें जमाव का जो मेन काम होता है वह लिग्निन होती है। क्लियर है। और इसका जो मेन होता है वह मोटी भित्ति वाले ये मृत होती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति एवं कठोरता प्रदान करता है। पौधे को यांत्रिक शक्ति एवं कठोरता प्रदान करता है। आप लोग देखे होंगे अगर फाइबर देखे होंगे, यानी कि तंतु देखे होंगे, अखरोट वगैरह खाओगे, या फिर नारियल का रेशा देखे होंगे ना, या फिर फल तथा बीजों के जो कठिन आवरण होते हैं, जैसे नारियल का रेशा हो गया, अखरोट का छिलका, ये सब सारे में आप लोग का स्क्लेरन कायमा होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि लिखा वर्ष 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आप लोग का जानकर हैरानी होगा, एक आप लोग का संगठन का जिसका नाम था एजुकेट गर्ल। क्या था ये, एजुकेट गर्ल्स। तो याद रखें भारत के एजुकेट गर्ल्स को भारत के एजुकेट गर्ल्स गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एजुकेट गर्ल्स की कब हुआ था, तो ये भी आप लोग जान लीजिए 2007 में हुआ था, 2007 में हुआ था। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड्स का। तो याद रखें रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। सबसे पहली बार जो भारत की तरफ से मिला था, तो पहला भारतीय जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1958 में विनोबा भावे को मिला था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लघु कथाएं एक बेट 12, देखिए एक बेट 12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर होगा सुशील शुक्ला को। किससे सम्मानित किया गया, सुशील शुक्ला। देख लीजिए करंट अफेयर का कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन आई रिपीट, हिंदी भाषा के लघु कथाएं एक बेट 12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आएगा सुशील शुक्ला का संबंध किस स्टेट से है, तो याद रखें मध्य प्रदेश से। कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होगा फ्रेंड्स सारी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो आप लोग के सामने नेक्स्ट ये रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये आप लोग का पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे, ये पोर्ट ब्लेयर। अगेन आई रिपीट, पोर्ट ब्लेयर इससे पहले अंडमान निकोबार की राजधानी हुआ करते थे, लेकिन अभी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रख दिया गया, तो श्री विजयपुरम। ये भी याद रखिए, श्री विजयपुरम नाम रखा गया। तो याद रखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर में है। क्लियर है, याद रखिएगा। और पोर्ट ब्लेयर में ही ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा दी जाती थी। क्लियर है। इसके साथ साथ इस सेल्युलर जेल के एक कक्षा का नाम था बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे कैद रखा गया था। साथ साथ याद रखिए पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। क्लियर है। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या लिख रही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है, बिल्कुल ये सही है। अपने आप से ये न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना, बिल्कुल ये आप लोग का बिल्कुल सही है। उद्देशिका इस स्रोत का इंगित करती है जहाँ से संविधान को प्राधिकार प्राप्त करती है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में। सबसे पहले उद्देशिका क्यों बोलते हैं, प्रस्तावना। याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, उद्देशिका को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। इसे बोलते हैं
प्रेम्बल बोलते हैं इंग्लिश में। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज प्रेम्बल। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। देखिए मैं हिंदी लिख देता हूँ, प्रस्तावना से आप लोग ठीक समझ आएगा। भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना जो लिया गया वह अमेरिका के संविधान से लिया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। वही बात करना चाहते हैं प्रस्तावना की जो भाषा होता है, आप लोग देखे होंगे इसकी भाषा चेंजिंग है, तो इसका प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया ना वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किस संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा सबसे पहली बार 13 दिसंबर डेट था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना संविधान सभा में पेश किया था। अब फाइनली तब याद रखिए 22 जनवरी, देखिए मैं लिख देता हूँ, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। क्लियर है? और प्रस्तावना संविधान की आत्मा और हृदय भी होती है और प्रस्तावना ही संविधान का दर्शन कराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स आप लोग को आर्टिकल के अकॉर्डिंग समानता, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 14 क्या है? समानता से संबंधित है। स्वतंत्रता आप लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 19 से संबंधित होती है। शिक्षा से आप लोग जानते हैं 29-30 होती है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता जो होता है ना वो अप टू आर्टिकल नंबर 25 से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देते हैं। तो याद रखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के द्वारा अंतःकरण की और धर्म के अभाव रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में। तो 12 से लेकर 35 के बीच में कुल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है, ये याद रखिएगा। जिसमें से आप लोगों को बताना चाहते 14 से लेकर 18 तक इस समानता का अधिकार को डिस्कस किया गया। देन 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को डिस्कस किया गया। देन 23 से लेकर आप लोगों को 24 के शोषण के विरुद्ध अधिकार को डिस्कस किया गया। देन 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया। और 29 से लेकर 30 तक में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। वही आर्टिकल नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को यहाँ पे मिल जा रहे हैं। देखिए क्या लिख रहा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद बोला ना, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, लोकसभा के प्रति होता है। क्लियर है? आप लोग को बताना चाहते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 75 के सेकेंड, देखिए आर्टिकल नंबर 75 के सेकेंड के तहत मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। क्लियर है? और वही बात करना चाहते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली। तो याद रखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रधान लिया गया वह ब्रिटेन के देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया? वह ब्रिटेन के देश से लिया गया। क्लियर है? और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें सलाह और सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। वही फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है आप लोग का पेपर में कि मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कुल कितनी श्रेणी होते हैं? तो 3 श्रेणी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का होता है कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मंत्री होती है। देन राज्य मंत्री होती है, लास्ट होता है उप मंत्री। ये सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पेपर में। चलिए गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन चुने, ये मैं क्लास 12 में पढ़ा था। तो गिफिन वस्तुओं को फ्रेंड्स याद रखिएगा घटिया वस्तु कहते हैं। इसका अर्थ होता है दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो ये केवल आप लोग अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था, मैं केवल बता दिया हूँ। क्लियर है? और गिफिन जो वस्तु आया था ना, यह सर आर गिफिन के नाम से ही आया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब आया था? फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, इसका फुल फॉर्म मेरा माइंड में तभी स्किप कर रहा, वैसे होता था कंज्यूमर प्रोडक्शन राइट्स एम्बेडमेंट होता है शायद। ठीक है? तो कोपरा का जो आया था इसका तारीख था, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए मुझे याद है क्लास 10 को मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए 24 दिसंबर, देखिए मैं लिखता 24 दिसंबर 1986 को कोपरा आया था। 24 दिसंबर 1986 को आया था। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो 1986, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अगेन आई रिपीट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए चुनी गई एक अधिनियम है। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा, देखिए इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह उपभोक्ता की शिकायतों और इससे जुड़े मामलों में निपटारे के लिए बनाया गया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एमएस एक्सेल में चयनित डाटा रेंज के आधार पर तत्काल एक नई सीट पर डिफ़ॉल्ट चार्ट बनाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया था? फ्रेंड्स यहाँ पे एमएस एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिए एमएस एक्सेल में चयनित डाटा के आधार पर तत्काल एक नई सीट पर डिफ़ॉल्ट चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? F11 कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। देन फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा?
बात करना चाहते हैं F2 से, तो F2 कुंजी को उपयोग करते हैं चयनित शिल्प की सामग्री को संपादित यानी एडिट करने के लिए। यानी F2 का तो प्रयोग आप लोग पढ़े हुए किसके लिए करते हैं, एडिट के लिए करते हैं। वही बात करना चाहते हैं F8 का, तो F8 कुंजी का उपयोग करते हैं एक्सेल में एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को चालू करने या बंद करने के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए। और वही बात करना चाहते हैं Alt+F1, तो Alt+F1 शॉर्टकट का प्रयोग उसी वर्कशीट पर एक एम्बेडेड चार्ट बनाने के लिए करते हैं। सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में उस स्थिति को क्या कहते हैं जब कोई मॉडल प्रशिक्षण डाटा पर हो तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन नई अनदेखे डाटा पर खराब प्रदर्शन करता है, तो यह वह डाटा के शोर को भी सीख लेता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर फिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर फिटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ओवर फिटिंग बोलते हैं। क्लियर है, चलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वेब ब्राउजिंग में HTTPS, देखिए HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। HTTPS का फुल फॉर्म आगे जानिए। तो एच पर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्वेयर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्वेयर होता है। क्लियर है, तो एस का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्वेयर हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सिक्वेयर, देखिए ऑप्शन नंबर क्या लिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर, देखिए सिक्वेयर, देखिए सिक्वेयर लिख रहा है। इन क्या लिख रहा है, इंक्रीज एंड सुरक्षा कनेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक था वो आप लोगों को पता होगा 71 था। क्या था ये, 71 था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इसमें याद रखिए भारत का जो रैंक था 71 था, लेकिन कुल कितना देश था यहाँ पे, 118 देशों में 71 रैंक था। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सूचकांक आप लोगों को लेना। सबसे पहले HDI आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो HDI इंडेक्स में बात करें कितना था, 130 है, ये भी याद रखिएगा। आर्थिक मंच में कितना हो गया, तो 71 है। आप लोग बताएं किस में आप लोगों को 115, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स मैं आप लोग बताता, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिभा सेतु एक नया लॉन्च किया गया। तो प्रतिभा सेतु एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, अब इस पोर्टल में उन उम्मीदवारों को डाटा संग्रह किया जाता है जो इंटरव्यू में असफल हो गए। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और चलिए बातें करना चाहते हैं अब UPSC के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिए, UPSC का भारतीय संविधान के एक पार्ट से जिसका अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में इसका वर्णन किया गया। क्लियर है, और इसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो करवाता है वह राष्ट्रपति करवाते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ याद है UPSC में एक अध्यक्ष होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन याद है, एक अध्यक्ष होते हैं, 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और इसका जो अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यवर्ष होता है वह 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हो जाए। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वर्तमान समय UPSC के जो अध्यक्ष हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार बने। क्लियर है, ये सारी पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्थापना जो हुआ था ये आप लोग के सामने हुआ था 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था, देखिए इसका शुरुआत जो हुआ था 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुआ था। हरियाणा के पानीपत से इसका शुरुआत किया गया था। क्लियर है, शुरुआत PM मोदी ने किया था। इस योजना के तहत 14 वर्ष होने तक माता पिता को धनराशि जमा करनी होती है। क्लियर है, ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, और ये इसलिए पानीपत से लिया गया था क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है पूरे भारत में। क्लियर है, चलिए सेबी का मुख्यालय स्थित है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें सेबी का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये तो सब जानते होंगे, ये मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं सेबी का फुल फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स सेबी का फुल फॉर्म होता है, देखिए एस पर होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्लियर है, इसकी स्थापना जो हुआ था वह 12 अप्रैल को हुआ था। हाँ बिल्कुल 12 अप्रैल को हुआ था। तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ऐसे वैधानिक दर्जा जो मिला था वह 30 जनवरी 1992 को मिला था। ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद करना होगा। साथ में याद रखें सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे। देखिए मैं लिख देता हूँ, सेबी का वर्तमान जो अध्यक्ष है ना वह तुहिन कांत पांडे है। ये भी याद कर ले, तुहिन कांत पांडे है, जिसे 1 मार्च 2025 को बनाया गया। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि भारत के लिए काफ़ी मेमोरेबल होते हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। वह कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। कब हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 2024 में अगर क्वेश्चन आता 2024 में कहाँ हुआ था, तो 2024 में इसका शिखर सम्मेलन जो था ना वह युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और अभी NAM में कुल देशों की संख्या कितना? तो 120 देश है। इस चीज़ को ही आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, संजय मिश्रा है। कौन ये? संजय मूर्ति है, बल्कि सॉरी संजय मूर्ति है। आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस क्या है। आइए 26वें नंबर के RBI गवर्नर है। देखिए इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था। देखिए सबसे पहले इसका रीजन ये था, देखिए इसमें 1911 से लेकर 1921 के बीच में 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर से दर्ज की गई थी। इसके पीछे कारण था, आप लोग देखें 1911 के बाद ना भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक मूवमेंट हुए थे। जैसे 1915 में भी हुए थे, 1917 में भी हुए थे, 1919 में 2 हुआ था, रॉलर एक्ट हुआ था, जालियांवाला बाग हुआ था, साथ साथ खिलाफत था। तो इसके वजह से काफ़ी इसमें ऋणात्मक आया था। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं कुछ जनगणना के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जनगणना के रिगार्डिंग। अभी जनगणना जो आता है ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 246 में जिक्र किया गया है, जिसका जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अपकमिंग जो जनगणना होगी भारत में वह 2027 में होगी, जो कि जातीय जनगणना के साथ साथ पूरा जनगणना होगी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्रथम जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और वही 10 वर्षीय जनगणना के जो प्रारंभ हुआ था वो 1881 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चलिए अगला कोई ऑफरेंस याद 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी का आधार है कि मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे देखिए ब्लॉकचेन करेंसी की बात करें तो याद रखिए ब्लॉकचेन का मुख्य विशेषता यह है कि यह एक वितरित अपरिवर्तनीय बही खाता है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक करेंगे। यह एक वितरित अपरिवर्तनीय बही खाता है, तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या लिख रहा है, इसी के दिन आप लोगों को रिकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। देखिए यदि एक सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिए इसका आवर्तकाल का फार्मूला T इक्वल होता है 2 पाई होता है। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया तो T है T रहने देंगे, 2 है 2 पाई कर देंगे। अब यहाँ पे लंबाई कितना करें? 4 गुना, तो यहाँ पे कर देंगे 4L/G करेंगे। आप लोग खुद से बताइए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको तोड़ते हैं, देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, 2 पाई 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, तो 2 लिख दिए। अब बाहर क्या बचे? L/G। देन इसको अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, यानी 4 पाई आ गया, यहाँ पे अंडर रूट L/G। अब देखिए ये आप लोग का डबल टाइम्स आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 2 गुना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर C को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या लिख रहा। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार एक कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल की विकृत कुल ऊर्जा किसके परम तापमान के साथ कैसे परिवर्तित होती है? तो फ्रेंड ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ होता है। तो ऑप्शन है क्या? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर सकते हैं। ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता था? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, वर्ष 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जो जीता था, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो नाइट्रो कैप्ट ने जीता था। किसने जीता? नाइट्रो कैप्ट ने। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक करेंगे, नाइट्रो कैप्ट ने जीता था। क्लियर है? चलिए 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता था? सबसे पहले देखिए 20 जून 2025 को नीरज चोपड़ा ने
पेरिस डायमंड लीग में जगह रखा था, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इन्होंने सेकेंड पोजीशन स्वर्ण पदक जीते थे, सॉरी स्वर्ण पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीते थे। क्लियर है? इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीते थे। क्लियर है? और वही सेकेंड पोजीशन पे जो रहे थे यानी 87.88 मीटर से जूलियन वेबर रहे थे, जो कि जर्मनी से संबंधित थे। ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अब फ्रेंड्स याद रखिए, नीरज चोपड़ा के लिए कारण हम लोग भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी? अभी जो मैं डिस्कस किया था उसी में आप लोग को बता दिया था। तो 74 का 1, 74 का 1 में आप लोग को कहा गया। अगेन आई रिपीट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 1 में अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा, राष्ट्रपति को सहायता और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। क्लियर है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? वही फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से, यानी जितने कार्य होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। क्लियर है? और वही 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, 78 में क्या लिखा गया? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 108 होता है, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। वही आर्टिकल नंबर 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकता है। और एक होता है आर्टिकल नंबर 123, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है। तो ये सारी पॉइंट्स को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? देखिए लिंगराज मंदिर, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता लिंगराज मंदिर कहाँ पे है ये, तो आप लोग पढ़ेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो गया। तिजारा मंदिर, तो तिजारा मंदिर आप लोग का राजस्थान में, जो कि आप लोगों के बीच में सही लिख रहा है। ठीक है? वही बात करना चाहते हैं वेंकटेश्वर मंदिर का, तो ये आप लोग का एपी में यानी आंध्र प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फ्रेंड्स याद रखें, हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरिच मीर। हो क्या ये? तिरिच मीर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सर याद रखें तिरिच मीर की चोटी जो है ना पाकिस्तान में अवस्थित है, जिसकी लंबाई बात करें तो 7728 मीटर है। क्लियर है? और हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है नोसोक पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखिए काराकोरम, तो आप लोग जानते हैं काराकोरम लद्दाख जास का, ये तीनों किसका हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है। नंदा देवी, तो नंदा पर्वत की ऊंचाई जो किस में आता था? पीओके में आता है। किस में आता है? ये पीओके में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने प्रस्तुत किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन जो प्रस्तुत किया था पिंगली बकैया ने। किसने किया था? पिंगली बकैया ने। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। याद रखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बकैया ने तैयार किया था। और 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, देखिए केसरिया आप लोगों को कलर तो देखे होंगे, केसरिया, देन आप लोग को व्हाइट और देन ग्रीन, ये तीनों कलर यानी केसरिया, सफ़ेद और हरे तीनों रंग के बने ध्वज को एक्सेप्ट किया था। कब? 1931 में कराची अधिवेशन में। क्लियर है? इसके साथ साथ भारत ने संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई, देखिए लिख देता हूँ 22 जुलाई, मेरे जीवन के लिए सबसे खराब दिन, 22 जुलाई 1947, देखिए 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगा झंडा को अपना लिया था। क्लियर है? और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2 है। क्लियर है? ये सारी पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए पूरा हिमालय को कुल 4 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहले एक होता है आप लोग का पंजाब हिमालय, देन आप लोग को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, देन आप लोग का नेपाल हिमालय बोलते हैं, देन आप लोग को असम हिमालय बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, पंजाब हिमालय में, तो पंजाब हिमालय में जो आप लोग का सबसे पहले इंडस रिवर आते हैं, देन
मेन आप लोग का सतलज होते हैं, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग ये यानी कुमाऊं हिमालय में, तो सतलज के साथ साथ आप लोग का जो रिवर आते हैं उसे बोलते हैं काली नदी, क्या बोलते हैं काली। वही नेपाल हिमालय में काली के साथ साथ आप लोग का जो आता है वह तीस्ता रिवर आती है। वही असम हिमालय में तीस्ता के साथ साथ आप लोग का दिहांग आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ये आप लोगों का कंडीशन होता है, यानी कि देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग का आता है सिंधु नदी, देन सतलज नदी, ये आप लोग का काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। इस टाइप से आप लोगों को याद करना, चारों में बता दिया हूँ, क्लियर। इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख रहा था आप लोग को, देखिए तीस्ता और दिहांग। तो देखिए तीस्ता और दिहांग किस में आ रहा, तो हो नहीं यार ये देखिए तीस्ता और दिहांग किस में आ रहा था, असम हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के संघ की भाषा के रूप में घोषित करता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 343 का 1, देखिए 1 में करता है, 343 का 1 हिंदी को संघ भाषा के रूप में घोषित करता है, क्लियर है। वही आर्टिकल नंबर 350 का देखिए 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए संबंधित है। देखते हो घर में जो भी जन्म लेता है बच्चा को ना, उसको मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए संबंधित है। वही 350 की खा बताते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। अब बात करना चाहे 29, तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। फलों जैसे मीठे गंध वाले यौगिक एस्टर में कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए एस्टर में आप लोगों को जो CO बॉन्ड होता है, COO बॉन्ड होता है, यानी कि देखा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। तो एस्टर कार्बनिक यौगिकों के एक वर्ग है जिसकी पहचान उनकी विशिष्ट फलों जैसी मीठी गंध से होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स अगर इसका सामान्य सूत्र बोलते हैं ना तो आर लिख देंगे, देखिए हो जाता है। देखिए सबसे पहले आर लिखें, यानी कोई भी अल्कली मेटर ले देंगे, CO करेंगे, यहाँ पे R- लिखेंगे। ये आपको ये जो R- लिख रहे हैं अल्काइल या फिर एराइल समूह को कहते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। सबसे पहले कुछ ऑपरेशन देखिए, OH जो होता है अल्कोहल का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, COH होता है कार्बोक्सिलिक का होता है। बस कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिख रहा। ले सातिलिए यानी कि ये सॉरी ले कैटलियर नहीं, ये मैं क्लास में 12th में सॉरी क्लास 11 में पढ़ा था जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था। तो ले सातिलियर के सिद्धांत के अनुसार यदि N2+3H2 समीकरण NH2 जैसी सामान्य यानी साम्यावस्था अभिक्रिया पर दाब बढ़ाया था तो साम्यावस्था किस गति से विस्थापित होगा। फ्रेंड्स याद रखिए ये हमेशा फॉरवर्ड करता है। ये आप लोग का ये जो क्वेश्चन आ गया ना क्लास 11th का है ये, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। भारत की अपनी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का क्या नाम है जिसे आमतौर पर नाविक के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा था। अल्टीमेटली इस जो रखा था अमेरिका ने रखा था। किसने रखा था, अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। इससे पहले बातें करना चाहते हैं 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए वही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है जो आप लोग को मेरे माइंड में आ चुका है। देखिए बात ही करना चाहता है UNO के बारे में। सबसे पहले आप लोग को मैं बताता है UNO का गठन आप लोग भी जान रहे होंगे। तो देखिए UNO का सबसे इंपॉर्टेंस याद रखें ना, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा, देखिए ये जो आप लोग का UNO के अंतर्गत जो आते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे बोलते हैं UNGA के 80वें सत्र, देखिए 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने, क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए जर्मनी के रहने वाले एना, क्या नाम था, एना लेना बेयरबॉक है, एना लेना बेयरबॉक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को बेयरबॉक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। एना लेना क्या लिख रहा है, एना लेना बेयरबॉक था। हाल में कौन सा ऑपरेशन ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखा है ना इजराइल द्वारा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कौन सा ऑपरेशन ईरान द्वारा इजराइल पे शुरू किया गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। लेकिन आई रिपीट, हाल ही में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किया गया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान द्वारा इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में किया गया। इससे पहले राइजिंग लायन था, इसी के जवाब में किया गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं मानसून वन बोलते हैं।
हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, हडसन नदी न्यूयॉर्क से होकर बहती है। किससे होती है? न्यूयॉर्क से होकर बहती है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं लंदन। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी याद कर लिया, टेम्स नदी के किनारे। किसमें? ये टेम्स में हो गया। चलिए, और पेरिस तो चीन में, आप लोग जानते भी होंगे। बैंकॉक, बैंकॉक के बारे में मुझे ध्यान में नहीं है। चलिए, सिडनी डार्लिंग होता है, बेलग्रेड डेन्यूब होता है, ये सब सारी चीज़ पढ़े होंगे आप लोग। किसे भारतीय रेल का जनक कहते हैं? सबसे पहले याद रखिए, भारतीय रेल का जो जनक होता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, क्योंकि इनके टेन्यूर में ही भारतीय रेल का गठन हुआ था, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को पता 16 अप्रैल 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी का टेन्यूर कितना था? 1848 से लेकर 1856 के बीच में थे। और इसका कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में, देख सकते थे। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। बातें करना चाहते हैं लॉर्ड रिपन का, तो लॉर्ड रिपन के समय 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। वही लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन का जो टेन्यूर था वह 1926 से लेकर 1931 के बीच में हुआ था। क्लियर है? और लॉर्ड मिंटो के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखे लॉर्ड मिंटो के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग बताइएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके बारे में सीखेंगे, सिखाएंगे भी। चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निरक्षीय यानी इक्वेटोरियल प्लेन और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हैं? ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। ये आप लोग का 23.5 डिग्री झुके हैं। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स याद रखिए, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी होता हुआ कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ये भी आप लोग को मैं बताया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। और दो अक्षांशीय, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्लियर है? चलिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? सबसे पहले याद है कि चिपको आंदोलन का जो मेन जनक है वह उत्तराखंड है। कौन सा? ये उत्तराखंड है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता था, चिपको आंदोलन 1973 में गढ़वाल के रेनी गांव से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? और इसका मेन जो नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे। वही एक होता है विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन जो होता है 1730 में हुआ था, जो कि राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई द्वारा वृक्षों के संरक्षण के लिए हुआ था। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों को पता हो एक होता साइलेंट वैली आंदोलन। तो साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में हुआ था। इसके साथ साथ एक हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1973 में हुआ था। ये सारे शायद 1980 में हुआ था वो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पे? ये सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, जिससे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्लियर है? मैसेंजर आरएनए वैक्सीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, यह शरीर की कोशिकाओं को वायरस के एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है, जिसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। मिट्टी के संदर्भ में धन आयन विनिमय क्षमता क्या है? तो चलिए, मिट्टी के संदर्भ में बात करें ना, तो फ्रेंड्स याद रखें, मिट्टी के संदर्भ में धन आयन विनिमय क्षमता जो होता है, यानी कैट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होता है, वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा। पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम को धारण करने और पौधे को उपलब्ध कराने की मिट्टी की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है। एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFC का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। कृषि उद्यमों को एक को इस तरह से जोड़ना कि एक अपशिष्ट दूसरे के लिए इनपुट बन जाए, जिससे दक्षता बढ़े और जोखिम कम हो। तो ये सारे क्वेश्चन था आप लोगों का। फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों के बीच में इसमें जो क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का भी बहुत सारे जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस भी करूँगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का बीच में आ भी गया था, होपफुली आप लोग देखे भी होंगे। क्लियर है? लेकिन मेरा जो मेन मोटो होगा, देखिए सारे क्वेश्चन जो है आप लोग का बीच बीच में आ रहा था, तो मेरा मेन जो मोटो अब आप लोग का 35 क्वेश्चन मैथ्स को बताऊँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चंस क्या है, देन आप लोग को सॉल्व करवाएंगे रीजनिंग का भी क्वेश्चंस को। तो देखते हैं क्या लिख रहा है। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग का 31 से स्टार्ट किया गया। देखिए, तो मैथ्स का क्वेश्चन 33 से स्टार्ट हो रहा। शायद इस सिलेबस के बेस्ड थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया, लेकिन कोई नहीं, जो भी आता है हम लोग सारी चीज़ों को सीखना और सिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स लिख रहा है, 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टैंक को ऊपरी सतह पर 0.5 त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार कट है। टैंक की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को क्या करना, एक बेलनाकार टैंक बनाना। देखिए, सबसे पहले एक बेलनाकार टैंक में बना दिया हूँ। क्लियर? ये तो आप लोग जान रहे होंगे, बना भी लिए होंगे। अब क्या लिख रहा है देखिए,
एक बेलनाकार टैंक के ऊपर सतह पर 0.5 त्रिज्या का एक मोटा गोलाकार कट है, यानी इसके ऊपर की बात करना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसके ऊपर, यानी ये जो ऊपरी पार्ट है इसमें हम लोग 0.5 मीटर का 0.5 मीटर त्रिज्या का एक कट है। क्लियर है। तो टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ से लेकर इसका पूरा हाइट का वैल्यू 10 मीटर दिया था, हम लोग 10 मीटर कर दिए। देन इसका त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया था 5 मीटर। यहाँ से इसका त्रिज्या दिया था फ्रेंड 5 मीटर दिया। क्लियर है। तो हम लोग को टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले संपूर्ण देखिए, सबसे पहले बेलन, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ कर देंगे 2πr इंटू आर प्लस एच कर देंगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब संपूर्ण निकालना तो ये आप लोग का जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दें, क्योंकि बीच में था नहीं ये, तो पाई बीच देखिए अंदर में है ना ये, इसलिए माइनस कर दें। अगर ऊपर में रहता तो सम कर देता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर, ये आर को नहीं रखें, यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे क्योंकि इसका आर का वैल्यू चेंज था। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, किस टाइप से करेंगे, आप लोग खुद से प्रूव कर सकते हैं। पाई का वैल्यू को पुट नहीं करता है तो 2π है, 2π कर दें आर। देखिए स्मॉल आर का वैल्यू आप लोगों के सामने क्या लिखा था 5 है, तो 5 कर दें। देन आर प्लस एच, तो आर का वैल्यू 5 है और एच का वैल्यू 10 था, तो 5 है 10 15 हो गया। तो यहाँ 15 कर दें। देन पाई है, पाई रहने दें आर स्क्वायर। तो ये बड़ा आर का वैल्यू था 0.5 था, तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। देन फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोगों के सामने आएगा 599 π/4 आ जाएगा। तो 599 π/4 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 kg है। यदि प्रत्येक 76 kg औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं और प्रत्येक 79 kg औसत वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 kg कम हो जाता है। समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे? कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले कुछ है तो हम लोग कुछ के लिए एक्स मान लेंगे, तो एक्स को 72 से मल्टीप्लाई किए। यदि प्रत्येक 76 kg औसत वजन वाले 11 छात्र समूह को छोड़ देते हैं तो देखिए 76 था, कितना 11 kg वाले छोड़ रहे, तो 11 से मल्टीप्लाई करें। और 79 kg वाला यानी जो शामिल हो रहे थे उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 79 kg वाले औसत वजन वाले 5 छात्र शामिल हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है। अब देखिए टोटल हम लोग को तो पता नहीं, सबसे पहले किसको निकाले थे, एक्स को माइनस किए थे। देन आप लोग को 11 kg वाला 7 छोड़ दिए थे, प्लस आप लोग को 5 वाले ऐड हो गए थे। तो टोटल आप लोग का क्या लिख रहा था, देखिए 72 kg था। देन आप लोग का 0.6 को माइनस कर देंगे। आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं ना तो आप लोगों के बीच में 21 आएगा, तो राइट आंसर आएगा 21 आएगा, यानी 21 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा तो बन जाएगा इसमें। ठीक है। तो इसमें लिख रहा क्या, देखिए ये कोई तालिका दिया, यदि जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था उस कंपनी का व्यय 600 करोड़ था तो उस वर्ष कंपनी का आमदनी कितना था। सबसे पहले 600 करोड़ किस में है, तो ये तो क्वेश्चन हमको नहीं समझ आ रहा किस में 600 करोड़ है। क्या लिख रहा है, यदि जिस कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था, तो प्रतिशत लाभ अधिकतम आपका तो 30% में है, तो उस कंपनी का व्यय 600 करोड़ था। तो चलिए 600 करोड़ था, प्रतिशत लाभ कितना 30%, तो इसको 130 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए ना, तो 0 0 कैंसिल, 13 × 78 780 करोड़ है कहीं क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें। इजी क्वेश्चन था, ये बार ग्राफ है, खुद से कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चलिए इस टाइप से पूछता है। 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के छत को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपने न्यूनतम बोला। फ्रेंड्स याद रखिए जब भी न्यूनतम संख्या के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को ये जो दिया है वर्ग बोला ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। सबसे पहले हम लोग अगर सॉल्व करते हैं 37 को, हम लोग वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को ये जो दिया यानी 525 गुना 378 कर देंगे। देन आप लोगों का ये न्यूनतम संख्या बोल ना, तो 525 और 328 का हम लोग क्या करें HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो 21 आएगा। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा स्क्वायर, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग के सामने 450 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन के नंबर ए को क्लिक करिए। सारे क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 2:3 था। अब से 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले 3x था और इसका क्या था 4x था। क्लियर है। 4 वर्ष पहले यानी माइनस कर दें, देन यहाँ भी माइनस कर दें। इसका अनुपात कितना था 2:3। सॉल्व कीजिए तो 3 3 क्या हो गया 9nx हो गया, माइनस 3 चौक कितना हो गया 12, बराबर 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, माइनस 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ 8 करें। अब सॉल्व कीजिए 9x में से 8x किया तो x बचेगा -8 और यहाँ पे टोटल 4 आ जाएगा। ये आप लोग का x का वैल्यू आया। अब बोला
4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले राम की अगर निकालिए तो 3 चौके 12 हो गया, क्लियर है, और इसको किया तो 4 चौक 16 हो गया। लेकिन 4 वर्ष बाद बोला ना, तो इसमें +4 ऐड करेंगे, यहाँ भी +4 ऐड करेंगे, तो 12 4 कितना होता है 16 होता है, 16 4 कितना होता है 20। दोनों को रेशियो में निकालिए तो 4:5 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक दुकानदार के पास 5000 केजी बासमती चावल है। वह इस बासमती चावल का कुछ भाग 20% के लाभ पर और शेष चावल 35% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 29% का लाभ होता है। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो 20% लाभ और 35% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, या याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लोग पहला भाग लिखेंगे, देन यहाँ पे सेकंड भाग लिखेंगे। तो पहला भाग में आप लोग को यहाँ पे कितना लिख रहा है 20%, तो 20% लिख देंगे। देन यहाँ पे लिख रहा है आप लोग को 35% लिख देंगे। और दोनों में कितना % हो रहा है, तो 29% हो रहा। दोनों को माइनस करेंगे ना, तो 35 में से 29 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, फिर 29 में से 20 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। दोनों को रेशियो अगर निकालेंगे तो आप लोग देखिए 2:3 आ गया। क्या आ गया 2:3 आ गया, क्लियर है। अब आप लोग को लिख रहा है 20% लाभ और 35% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। तो देखिए हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो फ्रेंड देखिए आप लोग का सबसे पहले टोटल कितना था 5,000 था, तो 5,000 गुना 2 बटा क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 5 का पाला में कीजिए तो यहाँ पे आप लोग का 2,000 आ गया, पहला का 2,000 कीजिए आ गया। देन टोटल था 5,000 था, तो सेकेंड का कितना आ गया 3,000 आ गया ना। तो एक का आएगा 2,000, एक का आएगा 3,000, तो 2,000 3,000 ऑप्शन है कहीं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे निकलती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से 9:30 बजे उसी दिशा में समांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे की यात्रा के बाद दोनों रेलगाड़ी एक साथ होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है। देखिए ए आप लोग का कितना बजे निकल रहा है 7 बजे, और एक और जो ट्रेन था कितना ए से कितना बजे निकलता है 9:30। सबसे पहले दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कितना टाइम का अंतर है, तो 9:30 में से 7 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितना बचेगा 2.5 घंटा, तो यानी 2 घंटा 2 से 2.5 घंटा लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे स्पीड, तो पहला तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार चल रहा था ना, तो 2.5 घंटा को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन फ्रेंड्स अगर आप लोग 2.5 घंटा यानी 2.5 लिख सकते हैं ना, तो देखिए टोटल 2.5 घंटा था, इसको पहला स्पीड कितना था 60 था, तो यहाँ से दूरी कितना तय कर लिए। देखिए पहला दूरी तय कर लिए 150 किलोमीटर, यानी पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गया 150 किलोमीटर हो गया, क्लियर है। अब दूसरी रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी में मिलने में लगा समय, तो समय बराबर क्या था दूरी बटा चाल। तो फ्रेंड दूरी कितना था टोटल था 150। अब देखिए दोनों का दिशा एक ही ओर था, उस दिशा में था ना, तो पहला का 84 लिखा था, देन सेकंड का लिखा था 60, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 24 हो गया, 24 लिख देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने आएगा 6.25 आवर आएगा। और हम लोग इसको क्या करें दोनों रेलगाड़ी के मिलने तक तय की गई दूरी, तो हम लोग क्या था देखिए 84 था, तो 84 को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप लोग के सामने 525 आएगा। ऑप्शन है क्या, नहीं तो है, तो 525 तो है ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो देखिए 525 और 6.25 आ गया। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है। इसे अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना है। 17 रुपये प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कटोरे को रंगने की लागत क्या है। इसे आप लोग बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार है तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए तो अर्धगोलाकार का क्षेत्र क्या होता है 2πr² होता है, क्लियर है 2πr²। तो हम लोग 2 कर देंगे, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 करना, आर का वैल्यू आप लोग के सामने लिखा 7.7 लिख रहा, तो इसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका रेट क्या लिख रहा था 17 रुपये ना, तो 17 रुपये प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17 कर देंगे बटा 7 कर देंगे। अब और भी कुछ है क्या, अंदर के साथ साथ बाहर भी रहने, अंदर तो हो गया बाहर भी नहीं, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व किया टोटल आएगा 1810.16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। तो 19 रुपये के देखते हैं क्या लिखा। 19 रुपये में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 20% का लाभ अर्जित करता है। उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 40% का लाभ अर्जित कर सके। कुछ नहीं करना, देखिए 20% का लाभ है ना, तो 120% हो गया, क्लियर है। तो 120% का वैल्यू आप लोग का 19 आ रहा है। देन 40% लाना है तो 140 निकालेंगे, तो 140 के लिए हम लोग सिंपल वे में क्या करें 140 गुना 19 बटा क्या करें 120 करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो 22.17 आएगा। क्या आएगा 22.17 आएगा। अब देखिए हम लोग को नया विक्रय मूल्य तो आ गया ये, क्लियर है। और हम लोगों को विक्रय मूल्य में वृद्धि, तो यहाँ पे हम 19 को माइनस कर देंगे। देन अगर सॉल्व किए तो 3.17 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड तो आप लोगों के बीच में जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसको देख लीजिएगा। वैसे मैं इसको ट्रिक से बताना चाहता हूँ। देखिए एक्स है, वाई है, जेड है ना, तो देखिए इसमें आप लोग क्या करिए, देखिए एक्स के यहाँ पे 0 मान लीजिए, वाई के यहाँ पे 1 मान लिया, जेड के यहाँ पे 2 मान लिया, सारे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। इसमें देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा। चलिए, यदि बेलनाकार टंकी की धारिता यानी आयतन 14,168 मीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22 होता है आर स्क्वायर। आर का वैल्यू आप लोग के सामने नहीं लिख रहा, तो 28 का आधा कितना होता है, 14। तो 14 गुना 14 करें, एच निकालना था। देन इसका लिख रहा था वैल्यू 14168 लिख रहा था। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से एच का वैल्यू निकालिए तो 23 मीटर आएगा। कितना आएगा, 23 मीटर। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को खुद से देख लीजिएगा क्या लिख रहा है, इसको देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए बता ही देते हैं। यदि ए और बी क्रमशः दो ऐसी संख्याएं जिसमें ए और बी माइनस ए सहअभाज्य है। सहअभाज्य का अर्थ समझते हैं क्या होता है? सहअभाज्य का अर्थ होता है जैसे 3 और 2 एक सहअभाज्य है। तो मान लेते हैं ए, तो ए मान लेते हैं हम लोग 3 मान लेते हैं। देन बी का क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए ए का वैल्यू 3 था, बी माइनस यानी 2 आ गया, तो दोनों क्या होगा, तो सिंपल ही दोनों सहभाज्य होगा। तो ए अभी चलिए 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन इजी आप लोग बना लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता ना, तो जो आप लोग का संख्या दे रहे हैं 24, 32 और 45, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 24, 32 और 45 का, तो इसका एलसीएम आएगा 1440 आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका संख्या निकालना था, तो इसके बीच में देखिए 2 से केवल गुना कर दिए, कितना आ गया, तो 2880 आ रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये सब पढ़ने में। चलिए ये क्वेश्चन तो फ्रेंड खुद से सॉल्व किए होंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 30 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप लोग जानते हैं रोम्बस, तो रोम्बस में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए ये सारे साइड्स को इक्वल कर देंगे। इसका परिमाप का अर्थ होता है फ्रेंड्स 4 साइड्स होता है, यानी 4a का वैल्यू आप लोग के सामने 148 लिख रहा है। देखिए 4a का वैल्यू लिख लिया आप लोग के सामने 148 लिख रहा। देन हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 और 8 28 यानी 37 आ गया। देन फ्रेंड्स आप लोग a का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ रहा है। देखिए मैं लिख रहा 37 और ये आप लोग का 37 आ गया। क्लियर है? इसका एक डायगोनल लिख रहा, तो डायगोनल आप लोग को हमेशा पता होगा, इस पर 2 डायगोनल होते हैं जो आपस में इंटरसेप्ट करते हैं, काटते हैं। तो 24 लिख रहा, तो हमेशा डायगोनल 2 पार्ट्स में बढ़ता है, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना। तो मान लिया आपका ये 12 है, तो ये भी 12 होगा। आप बताइए 37, 12 और 35 आपस में ट्रिपलेट होता ना, तो एक पार्ट्स और जो इसका वैल्यू देगा वो 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35। तो ये भी क्या आ गया, 35 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाला, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ हो गया D1। तो एक तो D1 ऑलरेडी आप लोग के सामने 24 दिया था, ली देंगे। और D2 अगर निकालें तो 35 क्या होता है, 70 आ गया। और आप लोग क्या कीजिए, 2 का पहाड़ा में 24 आता है, 12 में 12 को 70 से गुना करेंगे, तो 17 12 7 84 होता है, यानी 840 है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी मजा वाला क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बना लीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी रहेगा। इसको देख लीजिएगा, इसमें HCF निकालना है। जब भी इस टाइप से में क्वेश्चन अगर HCF में आता है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसका HCF निकालें, देन डिनोमिनेटर का हम लोग LCM निकालेंगे। तो देखिए 1.75, इसको क्या कि 1.75 है। देन आप लोग का ये 9 है ना, पॉइंट्स को उड़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 900 आ गया। देन 5.6 को हम लोग पॉइंट्स को उड़ा देंगे, तो यहाँ पे आएगा 120 आएगा। देन 7/18 लिखेंगे। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका HCF अगर निकालिएगा ना, तो देखिएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। और नीचे वाला का LCM निकाले तो 180 आ जाएगा। इसको रिड्यूस फॉर्म में मैं करके बताऊँ। क्लियर है? तो 7/180 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा B + 3C होगा -2 है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए चुनाव वाला क्वेश्चन आएगा भी पेपर में। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितना डाले, 80%। तो कितना नहीं डाले, 20%। ठीक है, जिसमें से 5% मत अवैध रहा, 5% मत अवैध रहा। ठीक है, और विजयी उम्मीदवार को 70% मत मिले और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले मतदाताओं को कुछ नहीं पता, हम एक्स मानेंगे। देख लीजिए एक्स मान लिए। यहाँ पे देखिए वैध मत कितना था, तो 80% ने मत डाले, तो 80% यानी 80/100 कर देंगे। क्लियर है? देन आप लोग बोला 5% अवैध था, तो यानी वैध कितना हो गया, 95% तो वैध हो गया ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे लिख रहा आप लोग का हो गया। इसके बाद आप लोग का क्या लिख रहा है, देखिए विजय उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले,
तो यहाँ पे आप लोगों का चुनाव, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 70% वैध मिले। तो यहाँ से निकाले तो आप लोग की 40% आएगा, क्या आएगा 40% आएगा, इक्वल टू क्या करना 36480 ला दीजिएगा। यहाँ से टोटल सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगा। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को केवल और केवल सॉल्व करना है। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक होता है, फार्मूला मेरे माइंड में नहीं आ रहा लेकिन कुछ था। हाँ देखिए, आप लोगों को सॉल्व ही करना पड़े। देखिए सबसे पहले एक मान लीजिए कि आप लोग के सामने एक सर्कल है, ये आप लोग को इसमें से दो जीवा लेना है। सबसे पहले एक ए बी लिखना है और एक सी डी लिखना है। चलिए हम लोग ए बी ले लेते हैं, ए बी लिख देंगे, जो कि आप लोग का लिख रहा था कितना, ए बी लिख रहा है, क्लियर है। देन आप लोग को एक सी डी लिखना है, तो चलिए एक सी डी लिख देंगे। अब लिख रहा है ए बी और सी डी की लंबाई 24 और 18 है। तो देखिए ए बी माने हम लोग इसको माने, ए और बी है आप लोग का, देन आप लोग इसको सी डी माने, क्लियर है। आप लोग को लिख रहा था इसमें ए बी सी डी केंद्र ओ वाले, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र ओ है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींचे गए दो समांतर जीवाएं हैं, क्लियर है। और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। यानी कि फिर ये दोनों के बीच का जो दूरी 21 है, क्या ये 21 है। तो हम लोग क्या करें, अगर ये आपका एक्स है तो ये आप लोगों का क्या होगा 21 माइनस एक्स होगा, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स ये आप लोग का परपेंडिकुलर बना रहा है, तो हम लोग को क्या करेंगे, ये आप लोग का परपेंडिकुलर, ये आप लोग का 24 था तो ये आप लोग का 12, तो ये भी क्या होगा 12 होगा। देन सी डी 18 था तो हम लोग क्या, ये 9 है तो आप लोग का ये भी क्या होगा 9 होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए कर्ण हाइपोटेनस खींच दिए। तो देखिए आप लोग का इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग का रेडियस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो आप लोग का ये आर और ये आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए तो 21 माइनस एक्स था, तो 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। देन 12 का स्क्वायर क्या करें 144 कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं यानी आर स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के बीच में देखिए पूरा सॉल्यूशन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सॉल्व किया ए माइनस बी का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x आ जाएगा। देन प्लस 585 आएगा। देन इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी अगर आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आप लोग के बीच में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 आएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिएगा तो आप लोग का एक्स का जो वैल्यू आएगा 12 आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड त्रिज्या जो आएगा आप लोग का 12 आ चुका है, यानी आर का वैल्यू 12 आ चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या यानी ओसी निकालना है। सिंपल वे में आप लोग को आर निकालना था, एक्स का वैल्यू तो निकाल दिए हम लोग, आप लोग आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या कि इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 का स्क्वायर क्या था 81। तो 144 प्लस 81 करेंगे तो आप लोग के सामने 225 होगा। 285 किसका अंडर रूट होता है 15 का। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ईजी करके बना सकते थे ये। एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी में सी 90 डिग्री और सी एम ए बी पर लंब है। यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर और बी एम बराबर 6 सेंटीमीटर तो सी एम की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप लोग के सामने लेट अस कंसीडर है राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ किए जिसमें आप लोग के सामने सी आप लोग का 90 डिग्री लिख रहा। अब लिखा सी एम परपेंडिकुलर ए बी है। तो देखिए सी एम जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग इसको ए मान लिए, तो देन इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी है। अब क्या लिख रहा है, यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेके ए बी 18 है तो ऑलरेडी बी एम का वैल्यू लिखा 6। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें बी एम, तो बी एम कहाँ पे देखिए बी एम है तो बी का वैल्यू 6 है, तो इसका कितना ऑलरेडी 12 होगा क्योंकि टोटल 18 था। तो सी एम की लंबाई ज्ञात करना, सी एम का अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो इसका फार्मूला होता है सी एम का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो आप लोग को फार्मूला मैं बताया था बी एम का गुना एम ए कीजिएगा, क्लियर है। तो बी एम का वैल्यू अगर आप लोग को सॉरी सी एम, तो सी एम का स्क्वायर निकालना था तो बी एम का वैल्यू 6 दिया था और एम ए का वैल्यू दिया था 12। तो 12 अच्छा कितना होता है 72 होता है, लेकिन इसका अंडर स्क्वायर था तो ये अंडर रूट ला देंगे। तो 72 को छोड़िएगा तोड़िएगा तो 6√2 आएगा। तो 6√2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 6√2, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिया तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत से 40% के मूल लाभ पर बेचा जाता है। क्या लिखा है, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत से 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% के लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले 40% के लाभ पर बेचता था, मान लीजिए 100 रुपये CP था, ठीक है। तो हम लोग को 140 रुपये हो गया यानी SP हो गया। यदि पहला व्यापारी 130% का लाभ कमाता है, यानी कि फ्रेंड पहला व्यापारी बोला ना, तो चलिए पहला व्यापारी 130 प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ के बारे में लिखा है इसको 40% लाभ पर, तो 140 कर देंगे, क्लियर है।
रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकालेंगे 10, 13 और 40 14 आएगा, तो 13:14 आ गया ना ये। यदि ये होता तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, तो देखिए दूसरे यानी कि ये 13 में खरीदे हैं, 14 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रतिशत 1 रुपये का लाभ हुआ, किसके रूप में, 13 रुपये के रूप में, गुना 100 कर देंगे। तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे पूर्णांक में, तो 7/9/13 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए बस, और क्या क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए नाव का स्थिर जल में चाल होता है V1 होता है, देन धारा की चाल क्या होता है, V2 होता है। सबसे पहले अगर आप लोग को अनुकूल जा रहा है तो दोनों को सम करें, यानी V1 + V2। अब ये देखिए आप लोग जानते हैं दूरी पर रखा था चाल गुना समय, तो समय कितना लिखा था 18, पहला कर देंगे। अब इसके प्रतिकूल में जा रहे हैं तो वापस में, तो V1 - V2 कर देंगे। अब इसमें कितना लिख रहा था ये, तो 36 लिख रहा था, हम लोग 36 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप लोग रेशियो निकालते हैं तो देखिए -2V1 बराबर आ जाएगा -6V2 आ जाएगा। देन अगर आप लोग और भी इसको तोड़ते हैं या रिड्यूस फॉर्म में करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको लाइए V1 और रेशियो V2 लाने का प्रयास कीजिए। देन अगर आप लोग V1 रेशियो V2 लाते हैं ना तो आप लोग के सामने जो बचेगा वह 3:1 बचेगा। क्या बचा, 3:1। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित होती है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाता है, तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले समय देखिए, इसका 8 है, ये 10 है। ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर टाइम दिया, तो यहाँ पर टाइम लिख रहा है 8:10 का। ऑलरेडी मैं आप लोग को बताता, टाइम जो होता है ना एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। तो यहाँ से निकालिए तो 5:4 आ गया। क्लियर है। हम लोग क्या करें, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले कुल कार्य निकल जाएगा, तो 8 और 10 का एलसीएम निकालिए तो टोटल 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। और हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा, देखिए क्या लिखा, लेकिन किसी अवरोध के पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8। तो देखिए टोटल एन था, एन का पहली के लिए तो 5 था, इसका क्या लिख रहा है 5/8 भागा दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित होता है। तो दूसरा एन था, इसका कितना था 4 था, इससे कितना होता है 3/5 प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है, उस क्षण में 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो देखिए 3 मिनट में भर जाते हैं, तो पहला 3 को गुना किससे करेंगे, 5 को, देन फिर 3 को किससे गुना करेंगे, 4 से। तो टोटल कितना था 40 था। बस इक्वल कर सकते हैं, टोटल आ जाएगा आंसर। देखिए इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले एन माने हैं, देख लिए एन मान लिया आप लोग, क्षमता क्लियर है, समय मान लिए। अब इसको पहला के लिए था तो 5 मानेंगे, देन अब इस पहला का कितना था 5/8 था इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप लोग को n को 4 से मल्टीप्लाई करना, इसका कितना था 3/5 था। देन अब यहाँ पे 3 रहने देंगे, आप प्लस क्या करेंगे 5 + 4 कर दीजिए, इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना था 40 था। यहाँ से अगर आप लोग n का वैल्यू निकालते सॉल्व करते तो 2.6/17 मिनट आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन शायद आप लोग को ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये लगा मुझे भी। देखिए वह x का वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसके लिए 5 7 x 7 1 6 9 से विभाज्य है। सबसे पहले 9 से विभाज्य होने के लिए सारे का जो सम होता है वह 9 के टेबल में डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐड करते हैं, देखिए 5 + 7 12 हो गया, 12 + 7 कितना होता है 12 7 19 और 20 अच्छे 26। 26 में क्या जोड़िएगा, तो 26 में 1 जोड़ देते तो 27 होगा, जो कि डिविजिबल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर बस कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज की दर से जिस पर 1.1/2 वर्षों में 1040 रुपये का मूलधन 1230 रुपये हो जाती है, तो दर निकालना ना। तो इसको अगर आप लोग निकालते हैं, सबसे पहले देखिए टाइम कितना लिख रहा है, तो अल्टीमेटली टाइम लिखा 2 यानी 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। देन आप लोग का प्रिंसिपल लिख रहा 1040 लिख रहा। देन आप लोग का यहाँ पे क्या लिख रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो लिख दिया ना, मूलधन ये हो जाता है ओ, यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा। तो अल्टीमेटली फिर देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग SI निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के टोटल जो अमाउंट दे रहा हो यानी 1230 में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। देन यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 190 रुपये आ गया। आप लोगों को रेट निकालना था, तो रेट बराबर क्या होता है ब्याज। तो ब्याज यानी कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग 190 आ गया। देन 100 करेंगे बाय यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू कितना था 1040। देन आप लोग को टाइम से मल्टीप्लाई कर 3 से 3/2 से था, तो यहाँ पे 2 कर दिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा 12.7/39। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
चलिए ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है ये। देखिए यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। देन फ्रेंड्स सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यू को पुट कीजिए। कुछ होता है वैसा क्या, देखिए यहाँ पे दोनों साइड कॉस से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ भी कॉस से डिवाइड कीजिए और यहाँ भी कॉस से डिवाइड कीजिए। तो देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो पहला में tan थीटा आ गया, देन कॉस प्लस कॉस बटा कॉस यानी 1 आ गया। फिर यहाँ पे केवल आप लोग का √3 बचेगा, यानी फ्रेंड tan थीटा प्लस 1 का वैल्यू √3 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग tan थीटा का वैल्यू निकाले होंगे, तो tan थीटा का वैल्यू निकाले होंगे तो ये √3 है, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है। आप लोगों को cot थीटा का मान निकालना था, तो ये tan जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, तो यहाँ से करेंगे 1/√3 माइनस है, तो ऐसे वैसे कीजिए तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो √3 + 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन है क्या, तो है सॉरी इसको रेशनलाइजेशन करना था फ्रेंड, तो सॉरी 1/, है ना, ये आप लोग का क्या था √3 - 1, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। देन आगे अगेन आई रिपीट इसको प्लस कर देंगे, तो इसको सॉल्व किए तो √3 + 1 आ गया, यहाँ पे कीजिए 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 मीटर 6, 12 और x है, तो x के लिए संभावित मान क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, जब भी आता है इनक्वालिटी का क्वेश्चन जैसा होता है। देखिए तो दोनों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, दोनों को माइनस कर दिया तो 12 में से 6 ले लेंगे। क्लियर है। देन अगर x का वैल्यू लिखते हैं तो दोनों का सम करेंगे, यानी कि 12 + 6 के रूप में लेंगे। तो 12 में से 6 क्या कितना आ रहा है, x के रूप में आ रही है x, और फिर 12 6 कितना होता है 18 होता है। यानी कि फ्रेंड इसका जो वैल्यू लेंगे, अब दोनों को देखिए संभावित मान निकालना ना, तो 18 में से 6 को माइनस करेंगे, 12 आ गया, उसमें से भी 1 को माइनस कर देंगे, कितना है 11, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। वैसे इसका एक और ट्रिक होता है, जो सबसे पहले स्लोवेस्ट जो नंबर होता है उसको डबल करके हम लोग 1 से माइनस करते हैं, तो 6 दूनी 12 में से 11 आ गया, ये ट्रिक होता है। चलिए ये क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कीजिए, ये समीकरण का क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों के बीच में जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिखा, त्रिभुज ABC में डी BC का मध्य बिंदु है, DL AB पर लंब और DM AC पर लंब इस प्रकार है कि DL बराबर DM है, तो त्रिभुज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है, चलिए हम लोग मान लेते हैं ABC, ये आप लोग का A है, देन आप लोग का ये B है और ये आप लोग का C है। लिखा है D जो है ना इसका मध्य बिंदु है, D जो है BC का मध्य बिंदु है, DL जो है ना वह AB पर लंब है, तो DL ठीक है, DL जो है ना इस पर लंब है तो परपेंडिकुलर लिख दिए, और DM जो है वह AC पे, DM जो है ना AC पर लंब है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को निकालना है, तो लिख रहा है तो त्रिभुज किस प्रकार, अल्टीमेटली देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो राइट आंसर क्या करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्वेश्चन है 8% वर्ष की 8 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7200 रुपये की राशि 8,928 रुपये हो जाएगी। ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बना भी लिए होंगे। सबसे पहले आप लोग का अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अमाउंट में से ये घटाएंगे, तो 8,928 में से 7200 घटाएंगे तो आप लोग के सामने जो बचेगा 1728 बचेगा, 1728 बचेगा। आप लोग को टाइम निकालना है, तो सबसे पहले मूलधन कितना था 1728 था, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बाई क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल 7200 था, गुना 8 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ईयर्स आएगा। क्या आएगा 3 ईयर्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो बस क्वेश्चन हो गया। इसमें आप लोग को m-2 से विभाजित करना है, तो फ्रेंड्स m-2 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो m का वैल्यू देखिएगा 2 आ रहा, जहाँ जहाँ m है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 पर पावर 5 करेंगे तो आप लोग के सामने 32 आएगा, देन +5 है, फिर 2 पर पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, माइनस 3 2 6 आएगा, +7 आ गया। क्लियर है। इसको पूरे का पूरे सॉल्व किया तो 113 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो 113 का 65 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, आप लोग के सामने मैं पूरे का पूरे सॉल्यूशन करवाया हूँ, देख लीजिए, जीएस को भी बताया हूँ। देन आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, रीजनिंग आप लोग भी देखिए बोर हो जाएगा, इसलिए रीजनिंग खुद से कीजिए। अगर जम्बलिंग क्वेश्चन में रहता ना तो मैं आप लोग को बता देता, वैसे आप लोग क्वेश्चन को मैं एक बार दिखा देता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन भी देख लीजिए, और होगा अगर आप लोग को नीड होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट टाइम से प्रयास करूँगा। देख लीजिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से बनाए भी होंगे, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो और भी आप लोगों के सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लाया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रेट। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच।